नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी में समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे को क्या पढ़ना है, अगर आपको एक ऐसी क्लास ढूंढ रहे हो कि उस एक ही क्लास में आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए, आज की इस क्लास में मैं अपने जो हस्तलिखित नोट्स है उस नोट्स के साथ में ये जो टॉपिक है वो करवाऊंगा, उद्योग वाला टॉपिक, जिससे आपके जो उद्योग वाला टॉपिक है पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो वो सब स्टूडेंट के लिए बाहर जाएगा, तो आपको वो चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इस क्लास को देख सकते हैं और ये जो मेरे हस्तलिखित नोट्स है इसकी पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो भी आपको पता चल जाएगी कि वो कहाँ पर मिलेगी। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। हम बात करेंगे उद्योग वाले टॉपिक की। तो उद्योग वाले टॉपिक में आपको क्या ध्यान में रखना है, और इसके साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि उद्योग वाले टॉपिक में जो पीवाईक्यू है, जो पिछले साल के वो पीवाईक्यू किस प्रकार से आरपीएससी पूछ रही है। क्योंकि जो अपनी प्रथम औद्योगिक नीति थी वो कब लागू हुई थी? देश आज़ाद हुआ उसके जस्ट एक साल बाद में ही 1948 में ही प्रथम औद्योगिक नीति बनकर के तैयार हो गई थी। जो सेकंड औद्योगिक नीति थी वो 1956 में बनी थी, और इस औद्योगिक नीति को क्या कहते हैं? हम भारत का आर्थिक संविधान कहते हैं। और इसी के साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत में जो प्रमुख इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पर है और कौन सा संयंत्र किस देश की सहायता से बना है। इसकी एक ट्रिक है याद करने की। ट्रिक ये है बीरू, राज, दुबरी, बोरू। बीरू का मतलब है, भी का मतलब तो हो गया भिलाई, रू का मतलब हो गया रूस, यानी कि भिलाई जो कारखाना है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। किस देश की सहायता से बना है? ये रूस की सहायता से बनाया गया है। और ये जो राज है, रा से राउरकेला, जय से जर्मनी, ये जो राउरकेला है वो उड़ीसा के अंदर है, और ये किस देश की सहायता से बना है? ये जर्मनी की सहायता से बना हुआ है। और ये जो क्या दुबरी, दू से हो गया दुर्गापुरा, और बी से हो गया ब्रिटेन, और ये दुर्गापुरा ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ये किस देश की सहायता से बना है? ब्रिटेन की सहायता से। तो ये जो तीन है ऊपर वाले, ये तीन तो बने हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना में। और ये वाला है बोरू, यानी कि ये बोकारो किस कहाँ पर है? झारखंड में। किस देश की सहायता से? रूस से। तो ये बना है थर्ड पंचवर्षीय योजना में। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इनकी ट्रिक भी हो गई याद करने की। तो हो सकता है यहाँ से मिलान करने वाले सवाल पूछ ले, या फिर इनमें से ये पूछ ले भी कौन से कितने कथन शक्ति है, क्योंकि आजकल ऐसे पूछने लग गई है आरपीएससी। और या फिर सीधा वन लाइनर भी पूछ सकता है स्टेटमेंट में। तो जैसा भी वो पूछे वैसे अपने को हर तरीके के क्वेश्चन के लिए अपने को तैयार रहना होगा। और इसके बाद में अपने को बताया जब 1991 में जब भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो गई थी, तो उस समय जो भारत के जो वर्तमान वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने क्या किया था कि यानी कि जो विश्व बैंक और आईएमएफ से क्या लिया था? लोन लिया था। तो अगर ये पूछ सकते हैं कितना लोन लिया था? $7 बिलियन का लोन लिया था। तो जो $7 बिलियन का लोन लिया था ये कहाँ से लिया था? विश्व बैंक और आईएमएफ से। कब लिया था ये लोन? तो ये लोन लिया था 24 अगस्त 1991 को लिया था। लेकिन इसी के साथ में जो विश्व बैंक और आईएमएफ ने क्या रखी थी? शर्तें रखी थी। तो वो शर्तें क्या थी? एलपीजी का मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तीन शर्तें रखी थी कि आपको हम ये लोन तभी देंगे जब आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाएंगे अपने देश में। तो उसके बाद में क्या हुआ? भारत के अंदर जो एलपीजी की नीति अपनाई गई, जिसी के बाद में जो प्राइवेट से जो सारे काम थे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए। पहले क्या था? जो लोगों को हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जो लाइसेंस पद्धति थी वो उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दी 1991 के बाद में। और अब केवल और केवल भारत में केवल और केवल 5 ही उद्योग है जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वो हो गया, उसमें एक तो हो गया अपने शराब हो गया, सिगरेट हो गया, खतरनाक रसायन हो गया, सुरक्षा सामान हो गया और विस्फोटक हो गया। और इसी के साथ में अपने को इतना भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में महारत्न कंपनियां कौन सी है, नवरत्न कितनी है और लघु रत्न कितनी है। तो ये महारत्न, नवरत्न और ये लघु रत्न ये क्या है? तो ये जो भारत सरकार की जो कंपनियां होती है सार्वजनिक, किसकी है? ये भारत सरकार की कंपनियां हैं। भारत सरकार की कंपनियां जो कि अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसको महारत्न कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। और जो अगर थोड़ा और उससे थोड़ा कम अच्छा प्रदर्शन होती है उसको नवरत्न में, और उससे थोड़ा कम तो उसको लघु रत्न में डाल देती है। तो इनका एक फिक्स क्राइटेरिया है कि अगर आप इतना लाभ कमा करके हमारे को 1 साल के अंदर दोगे तो फिर हम आपको महारत्न कंपनी में डाल देंगे। इतना मुनाफा अगर आप कवर करके दोगे तो नवरत्न में, इतना करोगे तो आप लघु रत्न में। तो ये इनका क्राइटेरिया, आपको तो इतना ध्यान रखना है। महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न ये किससे संबंधित है? भारत सरकार की जो कंपनियां होती है उससे संबंधित है। और अब हम बात करते हैं जो अपनी जो वर्तमान जो आर्थिक समीक्षा है उद्योग की, वहां पर तो जो उद्योग की उसमें क्या है? जो जीडीपी है, जीडीपी का कितना प्रतिशत योगदान है? 24.3% योगदान है। और वर्तमान में कितनी वृद्धि हुई है? 5.89% की इसके अंदर क्या हुई है? वृद्धि दर्ज हुई है। ये वृद्धि को दर्शा रहा है, ठीक है। और प्रथम 6 माही कौन सी है? जो 2026 की है वो प्रथम 6 माही में कितनी वृद्धि हुई है? 7% की वृद्धि हुई है। और अपने को ये पता होना चाहिए कि जो उद्योग के जो क्षेत्र है
जो उद्योग के उप क्षेत्र है वो कितने, उद्योग के उप क्षेत्र 4 है। एक तो विनिर्माण, निर्माण, खनन, बिजली और गैस। तो इनका जीडीपी में कितना कितना योगदान है, तो विनिर्माण का हो गया 12.8, निर्माण का हो गया 7.8, खनन का हो गया 2.3 और बिजली और गैस का हो गया 1.4। ये अपने को याद, आप अगर इन चारों को जोड़ोगे तो आपके सामने ये आएगा 24.3 आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, उद्योग है और ये उद्योग के उप क्षेत्र है, तो ये हर उप क्षेत्र का इस प्रकार से वर्गीकरण है। अब बात करते हैं हम 2025 की तीसरी तिमाही में, ठीक है। तो जो विश्व की उत्पादन वृद्धि दर थी वो तो थी 0.7% थी। उत्पादन का मतलब ये यहाँ पर ये है कि जो विश्व है वो किस चीज की जो उत्पादन पहले कर रहा था और अब उसका जो उत्पादन है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो वो इसको दिखा रहा, तो वो है 0.7% की। जबकि भारत और चीन की कितनी है, भारत और चीन की है इसकी जस्ट 2 गुना। क्या है, इसकी जस्ट 2 गुना। भाई 2 गुना से थोड़ा सा ही तो कम है, 0.7 को 2 से गुना करेंगे तो 1.4 आएगा। तो 1.3 किसकी है, भारत और चीन की। यानी कि जो उत्पादन क्षमता में जो वृद्धि दर हुई है वो भारत और चीन की लगभग बराबर ही है, ठीक है। और इसके बाद में अपने को ये ध्यान में रखना है, जो सबसे अधिक बैंक क्रेडिट वृद्धि दर हुई है इंजीनियरिंग उद्योग में और सबसे कम हुई है, इसका मतलब तो है अधिक और इसका मतलब है कम। तो सबसे कम हुई है सीमेंट में, जबकि अगर CAGR वाले क्षेत्र की बात करें सबसे अधिक बैंक वृद्धि तो कांच है वस्तु में, और कम की बात करें तो वहां पर आ गया सीमेंट। तो कम में तो सीमेंट आएगा, अगर दी क्रेडिट वृद्धि की बात आई तो इंजीनियरिंग उद्योग आ जाएगा, अगर बैंक क्रेडिट CAGR वाले क्षेत्र आ गए तो कांच और वस्तु आ जाएगा। अब अपने को ये पता होना चाहिए कोर इनपुट उद्योग है वो कितने, तो कोर इनपुट उद्योग है 8। वो कौन कौन से, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है, अगर ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से कौन कौन से कोर इनपुट उद्योग में आते हैं, तो 4 या 5 दे देगा, फिर उनको अपने में नीचे कूट पूछ लेगा A B या B C D है या पांचों ही है या 3 में से 3 है, इनमें से 2 है, इस प्रकार से। तो इनके नाम आपको याद होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर दी इसकी जो IIP रेटिंग है वो पूछ ले तो वो कितनी है, 40.27% है। अब यहाँ पे बात रही तो हम एक एक उद्योग की बात करते हैं। जो सीमेंट उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग में क्या है, जो भारत है वो उत्पादक में सेकंड स्थान पर है। सीमेंट में क्या है, भारत है वो उत्पादक में सेकंड नंबर पर है, इतना ध्यान रखना अपने को। और जो सीमेंट उद्योग का 85% है। इसी प्रकार से एक पिछली बार सवाल पूछा था उसमें भी इस प्रकार से 43% था और 3 से 4 राज्यों के नाम दे रखे थे, तो वहां से PYQ में ये पूछ लिया था। तो इस बार भी अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई सीमेंट उद्योग से इस प्रकार का सवाल पूछ सकता है। और रैंकिंग के सवाल तो पूछता है मिलान करने वाले में। तो आपको रैंकिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे सीमेंट उद्योग की हो या किसी की भी हो, चाहे वो कृषि में हो चाहे सेवा में हो, तो वो तो आपको याद करनी ही करनी है। और इस प्रकार का एक सवाल पूछा था तो हो सकता है इस बार पूछ ले, राजस्थान, MP, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सब जो राज्य है उनका जो सीमेंट उद्योग में योगदान है वो 85% से अधिक है। ठीक, अब बात रही इस्पात की, तो इस्पात में क्या है, जो कच्चे इस्पात है उसके उत्पादक में भारत कौन सी रैंक पर है, सेकंड रैंक पर है। कच्चे उत्पादक में कौन सी रैंक पर है, इस्पात में सेकंड रैंकिंग पर है। जबकि भारत शुद्ध आयातक इस्पात का रहा, यानी कि और क्यों रहा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो इस्पात था वो सस्ता था। भारत में इस्पात का उत्पादक अधिक हो रहा है तभी तो सेकंड रैंक पर है। लेकिन फिर भी भारत ने जो है इसको मंगाया है बाहर से। क्यों मंगाया है, क्योंकि ये सस्ता। इस प्रकार से वो स्टेटमेंट में पूछ सकता है। पहला कथन उसने दे दिया भारत है वो शुद्ध आयातक इस्पात रहा है इस वर्ष, तो ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर नीचे कारण में दे दिया कि इसका कारण ये था कि भारत में क्या थी, इस्पात की कमी थी, तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या था, अंतर्राष्ट्रीय में क्या था, सस्ता था। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत सस्ती थी तो भारत ने वहां से इसको आयात कर लिया। अगर ये का ये दे दिया स्टेटमेंट यानी कि भारत शुद्ध आयातक रहा इस्पात का, तब तो कथन सही हो जाएगा। और इसका कारण अगर ऐसे दे दिया, क्यों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस्पात की कीमत सस्ती थी, तो ये इसका जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन वो कथन और कारण में पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मिशन कोकिंग कोल का संबंध किससे है, तो वो है, आपको ध्यान रखना है, इस्पात की मांग पूर्ति से मिशन कोकिंग कोल का संबंध है। अब बात करते हैं अपन जो कोयला है, तो कोयले का जो भंडारण है, भंडारण की दृष्टि में भारत की रैंकिंग है 5वीं भंडारण की दृष्टि से। जबकि उपभोक्ता यानी कि कितने ज्यादा इसका उपभोग हो रहा है भारत में दूसरे देशों में, तो उसकी तुलना में भारत की रैंकिंग है वो सेकंड नंबर पर है। राष्ट्रीय ऊर्जा में जो कोयले का योगदान है वो 55% है। जबकि बिजली निर्माण में कोयले का कितना है, 74% है। पहले ये बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन अब जो क्या सौर प्लेटें लगने लग गई हर जगह, घर घर गाँव गाँव में, तो उस वजह से ये इसका जो योगदान है कोयले का वो बिजली निर्माण में थोड़ा कम हो गया है।
आपको पता है कि भाई सौर ऊर्जा के लिए भारत सरकार कितनी योजनाएं चला रही है। और पूंजीगत वस्तुओं की पिछली 5 वर्षों में आयात निर्यात उत्पादन तीनों में वृद्धि हुई, यानी कि जो मशीनी और उपकरण है, इसमें अगर आपसे इस प्रकार से स्टेटमेंट में डाल दिया है जो मशीनी है उपकरण है वो पिछले 5 वर्षों में एक स्टेटमेंट दिया आयात में वृद्धि हुई है, दूसरा बोल दिया निर्यात में वृद्धि हुई, तीसरा बोल दिया उत्पादन में वृद्धि हुई है। निम्न में से कितने सही है? एक भी नहीं, 1 2 3, तो वो तीनों के तीनों ही सही हो जाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। और फार्मास्यूटिकल उद्योग है, वहाँ पर भारत की रैंकिंग क्या है? 3rd है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वैश्विक जेनेरिक मांग है उसके जो 20% है वो भारत क्या है? अकेला ही पूरा करता है। अगर आपको ये क्लास इस प्रकार से अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इस प्रकार की और भी क्लासें मिलती रहेगी। अगर आपको इससे पहले जो कृषि वाला टॉपिक है अगर उसकी क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हो। जो कृषि वाली क्लास है वो भी मैंने इस प्रकार से पूरी समझाई हुई है, इस प्रकार से कृषि वाली क्लास भी पूरी समझा दिया, आप वो भी जाकर के चैनल में देख सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगी। और ये जो इसके जो ये शॉर्ट नोट्स है वो आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब इसी के साथ में जो हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल क्षेत्र की, तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात है, जो 2 पहिया और 3 पहिया वाहन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? भारत में है। और यात्री व वाणिज्यिक वाहनों में जो भारत में क्या है? तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा किसका है? यात्री और वाणिज्यिक, जैसे टेम्पो पिकअप ट्रक हो गए, इन सब में क्या हो गया? और बस हो गई, इनमें क्या है? तीसरा बाजार है। और जो भारत का जो जीएसटी है उसका 15% कहाँ से आ रहा है? उसका 15% आ रहा है ऑटोमोबाइल क्षेत्र से आ रहा है। और जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कितनी? 30 गुना की वृद्धि हुई। अब चाहिए 30 गुना पूछ ले या फिर 300% पूछ ले अधिक, तो इस प्रकार से तो आपको दोनों प्रकार से तैयार रहना होगा। वर्ल्ड में सेकंड मोबाइल निर्माता, यानी कि जो भारत है वो वर्ल्ड में सेकंड मोबाइल निर्माता बन चुका है, इसका आपको ध्यान रखना है। और जो अब बात रही कपड़ा उद्योग की, तो कपड़ा उद्योग के अंदर क्या है भाई? इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, क्यों? क्योंकि पिछली बार यहाँ से कपड़ा उद्योग से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे चारों शिफ्ट में, तो आपको इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। और यहाँ से कपड़ा उद्योग से हर बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इसकी सारी डिटेल लेके आ गया, जितने भी फैक्चुअल आंकड़े हैं सारे, और वो आंकड़ों पर ही क्वेश्चन पूछता है। कपड़ा उद्योग में आंकड़ों पर ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए सारे आंकड़े में लेके आ गया। भारत ने अभी वर्तमान समय में कुल कितना कपड़ा उद्योग का जो व्यापार है वो किया था 179 बिलियन डॉलर का, 179 बिलियन डॉलर का विदेशी व्यापार किया था कपड़ा उद्योग ने। और जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें विनिर्माण क्षेत्र के जीवीए में कपड़ा उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान है? 11% योगदान है। अब यहाँ पर देखो जीडीपी में कितना % योगदान है कपड़ा उद्योग का? 2% जीडीपी में योगदान है। वैश्विक निर्यात में 4% योगदान है और रैंक में 6% योगदान है। आपको इतना ध्यान रखना है, अगर कहीं पर मिलान करने वाला सत्य से जाए, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या है। एक तो 2% है, 4% है और 6% है, तो 2 4 6 2 का पहाड़ा हो गया। जीडीपी में 2% है, वैश्विक निर्यात में 4 है और रैंक है वो 6ठी है। और जो कपास क्षेत्रफल के उत्पादन में भारत के क्षेत्रफल में वो क्या है? भारत फर्स्ट रैंकिंग पर है। अब ये क्या है? ये क्या है? कपास क्षेत्रफल में भारत क्या है? फर्स्ट रैंकिंग पर है। क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर है कि कितने क्षेत्रफल में ज़्यादा बोया जा रहा है। एक तो मैं बोलता हूँ 5 बीघे में, एक बोलता है 10 बीघे में। अब 10 बीघे वाले के भले ही 5 बोरी हुई है और 5 बीघे वाले के भले ही 10 बोरी हो गई, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या ज़्यादा क्षेत्रफल में बोया, तो ज़्यादा क्षेत्रफल में बोने में भारत फर्स्ट रैंकिंग पर है, जबकि उत्पादन में ये देखो कपास व रेशम उत्पादन में सेकंड रैंकिंग पर है। क्योंकि जो कपास की जो उत्पादक क्षमता है वो अपने यहाँ पर कम है, इस वजह से अपन ज़्यादा क्षेत्रफल में बोने के बावजूद भी हमारी जो रैंकिंग है वो उत्पादन है वो कम कर पा रहे हैं। इस वजह से अगर क्षेत्रफल की बात रहे तो भारत की रैंकिंग फर्स्ट है, जबकि अगर कपास व रेशम उत्पादक की बात आई तो भारत की रैंकिंग सेकंड है। और जो मानव फाइबर निर्माता है उसमें भी हम सेकंड रैंकिंग पर है। अगर आपसे इस प्रकार से पूछ ले कि पीएम मित्र पार्क का संबंध किससे है, तो वो कपड़ा उद्योग से है। और कितने पीएम मित्र पार्क है वर्तमान समय में? 7 पीएम मित्र पार्क है। अब ध्यान रखो पीएलआई ये क्या है? ये यानी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए योजना चलाई गई है, जिसके अंदर भारत सरकार क्या करती है कि अगर आपने अगर कोई अच्छा काम किया है तो आपको उसके उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार आपको सब्सिडी देगी, आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। तो ये क्या है? आत्मनिर्भर भारत के लिए, ठीक है, 14 प्रमुख क्षेत्रों में है। और ये है अप्रैल 2020 से ये अपने लागू हो चुकी है पीएलआई योजना। और ये हर अलग अलग सेक्टर में अलग अलग है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जीआईआई के तहत, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 38वीं रैंकिंग है। ये किसकी रैंकिंग है? भारत की। बौद्धिक संपदा के मामले में भारत की रैंकिंग है 12वीं। अगर आपसे पूछ ले भाई बौद्धिक संपदा के मामले में भारत की रैंकिंग 12वीं है, और अगर बौद्धिक संपदा में ट्रेडमार्क के तहत पूछ ले तो फिर 4थी है, पेटेंट के तहत पूछ ले तो 6ठी है, औद्योगिक डिजाइन के तहत पूछ ले तो 7वीं है।
अब यहाँ पे देखो ट्रेडमार्क है वो 4 अक्षर का शब्द है, तो यहाँ पर रैंकिंग भी कितनी है, चौथी रैंकिंग है। जो पेटेंट है वो 3 अक्षर का है, तो 3 को आप जैसे 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6। औद्योगिक डिजाइन यहाँ पर कितने 8 है, तो इस पे आ जाएगा 7। अगर मिलान करने वाले में आता है तो आप इसको आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हो कि ट्रेडमार्क है वो 4 है तो उसका 4 आ गया, पेटेंट है तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ गया, औद्योगिक डिजाइन है 8 है तो उसमें से 1 कम कर दिया 7 आ गया, ये आपके हो जाएगा इस प्रकार से। अब बात रही राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की, 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी और इसमें क्या था, जीडीपी के विनिर्माण का जो योगदान है वो 2 गुना करना है। यानी कि जो जीडीपी में जो विनिर्माण का योगदान है वो भी अपन वो कितना है उससे अपने को क्या करना है, इसको 2 गुना करना है। 2 गुना करके कि कहाँ तक ले जाना है, 25% के आसपास ले जाना है इसको। और लोगों को कितनी 143 मिलियन नौकरियां प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। इस मिशन के तहत, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत 143 मिलियन नौकरियां प्रोवाइड करवानी है और व्यापारिक निर्यात को 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है, 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना। और यहाँ से पिछली बार सवाल पूछ लिया था एमएसएमई नीति से, तो 1 अप्रैल 2025 को ये लागू हुई थी। इसमें क्या था, सूक्ष्म लघु मध्यम और बृहद उद्योगों को पहले जो वर्गीकरण था वो अलग था, अब है वो वर्गीकरण में चेंज कर दिया। जो पहले वाला वर्गीकरण था उसमें अलग था, अब क्या कर दिया, यानी कि जो निवेश राशि है वो 2.5 करोड़ से आप कम निवेश करते हो और आपका वार्षिक टर्नओवर अगर 10 करोड़ से कम है तो आप सूक्ष्म में आ जाओगे। अगर निवेश है अगर आप 2.5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में करते हो तो आप लघु उद्योग में आ जाओगे। अगर आपका टर्नओवर अगर 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है तो फिर आप इसमें आ जाओगे लघु उद्योग में। मध्यम उद्योग में 25 करोड़ से 125 करोड़ तक निवेश कर सकते हो आप, और 100 करोड़ से 500 करोड़ तक निवेश करोगे तो आप मध्यम उद्योग में आ जाओगे। बृहद उद्योग में क्या 125 करोड़ से अगर आप प्लस निवेश करते हो तो आप इसमें आ जाओगे बृहद उद्योग में, और आपकी वार्षिक टर्नओवर अगर 500 करोड़ प्लस है तो आप इसमें आ जाओगे। इस प्रकार ये जो पिछली बार सवाल पूछा था, पिछले जो सेकंड ग्रेड हुआ था उसमें इस प्रकार से इससे रिलेटेड। जो आत्मनिर्भर भारत कोष है, तो आत्मनिर्भर भारत कोष में क्या है, 50,000 करोड़ रुपए का ये एक फंड है। इसमें 10,000 करोड़ तो सरकार डालेगी और 40,000 करोड़ निजी जो कंपनियां हैं या वो डालेगी। और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, तो इसमें की जो केंद्र सरकार का योगदान है वो 39% है, राज्य सरकार का 40 है और निजी का 21% है। ये अनुपात पूछ सकता है। और जो मेक इन इंडिया मिशन है ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 24 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। और मेक इन इंडिया 2.0 की बात करें तो 2047 तक पोत निर्माण के लिए चल रहा है, जिसमें ये पोत निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर मेरी गोल्ड के नाम से दो परियोजनाएं चल रही है, 2 मिशन चल रहे हैं मेरी गोल्ड के नाम से, जो पोत निर्माण, पोत का मतलब जहाजों के, ठीक है, उससे रिलेटेड काम चल रहा है यहाँ पर। और अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ले ट्रेड्स की, तो ट्रेड रिसीवेबली इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर मुद्रा की फुल फॉर्म पूछे तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अगर भारतमाला परियोजना पूछे तो ये किससे संबंधित है, सड़क परिवहन से संबंधित है, या फिर सड़क या फिर परिवहन, ठीक है। अगर सागरमाला की बात करें तो समुद्र तट पर मार्ग, यानी कि समुद्र तट पर परिवहन की बात आई तो सागरमाला। पर्वतमाला की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन पर। भारत नेट की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के, इसको आपको मिलान करने में पूछ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। इनके जो भारतमाला परियोजना है सामने दे दिया, समुद्र तट पर परिवहन से संबंधित है या सीधा परिवहन से है, पर्वतमाला क्या है, भारत नेट क्या है, इस प्रकार से। और इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये जो समर्थ क्या है, समर्थ की फुल फॉर्म है स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। तो इस प्रकार से ये जो अपना जो उद्योग वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। आप इसको आसानी से इस प्रकार से पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हो। अगर आपको और भी अगर किसी दूसरे टॉपिक की आपको अगर इस प्रकार से क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसकी भी मैं क्लास लेके आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये अपना ये उद्योग वाला टॉपिक, अगर आपको कृषि वाला टॉपिक पढ़ना है तो कृषि वाले टॉपिक की भी मैंने क्लास डाल दी है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो वो भी आसानी से। जो अगली क्लास है वो अपनी अगली क्लास सेवा क्षेत्र पर होगी, उसके भी ये शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। और उससे अगली क्लास है विदेशी व्यापार की होगी। तो यहाँ से जो 5 क्वेश्चन आते हैं इंडियन इकोनॉमी के, तो 5 में से आप 3 से 4 क्वेश्चन आप आसानी से करके आ सकते हो इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ करके। और ये जो आपको पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर ये मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए, तो आप वहाँ पर जाकर के इन चारों टॉपिकों को देख सकते हो। अगर आपको और भी अगर किसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। अगले